हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी एकेडमी ऑनलाइन। और मैं हूं आपकी एडुकेटर एंड फ्रेंड संजना। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स के ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन, यानी कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड्स 2025 में। तो जिन बच्चों को अभी भी टेंशन थी ना दैट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या आएगा, उन सब की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आई हूँ मैं कि ये क्वेश्चन कर लो, क्योंकि 2025 बोर्ड एग्जाम में यही देखने को मिलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के। चलो तो इसी जोश के साथ हम शुरू करते हैं हमारी आज की सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। चलो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि अगर हमारी प्लान्ड स्पेंडिंग ज्यादा है प्लान्ड आउटपुट से, तो हमें ये बताओ दैट इकोनॉमी पे उसका असर क्या पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा इकोनॉमी पे। तो देखो इन्होंने वर्ड्स ना थोड़ा सा चेंज कर दिया है, मैं दोनों क्वेश्चन से बता देती हूँ। देखो प्लान्ड स्पेंडिंग का यहाँ पे मतलब है दैट एडी ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, लोगों के पास परचेजिंग पावर है, इसीलिए लोग ज़्यादा चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं और ज़्यादा चीज़ खरीदना चाह रहे हैं। और प्लान्ड आउटपुट से यहाँ क्या मतलब है, एएस, यानी कि अगर मेरा एडी ज़्यादा है एएस से, तो बताओ इसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा मेरी इकोनॉमी पे, क्या असर दिखेगा। तो बता देते हैं इन्हें क्या असर पड़ेगा। चलो सो यहाँ तुम्हें बताती हूँ मैं क्या असर पड़ेगा। देखो सबसे पहले इसका ग्राफ देख लो, ये हमारा एडी है, ठीक है, और ये हमारा एएस है, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है ना। इस टाइम पर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कहाँ होता है, जहाँ वो आपस में मीट हो रहे होते हैं। तो अगर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है, लेकिन ये इसमें तो हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट पता चल रहा है, लेकिन केस हमें क्या दे रखा है, नहीं, दैट एडी क्या है, मोर देन है एएस से। और बताओ इससे इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इट मीन्स दैट जो डिमांड है ना वो बहुत ज़्यादा है और जो सप्लाई है वो बहुत कम है। तो बता देते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी इकोनॉमिक पे इससे। चलो तो पॉइंट्स बता देते हैं। सबसे पहले आते हैं हम आउटपुट पे। देखो आउटपुट भी लिख सकते हो, प्रोडक्शन भी लिख सकते हो, एक ही बात है, कोई आपके आंसर को गलत नहीं बोल रहा है। तो आउटपुट / प्रोडक्शन कुछ भी लिखो, दोनों के नंबर मिलेंगे। तो देखो अगर मार्केट में चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, इट मीन्स फर्म्स किस चीज़ की कोशिश करेंगे, दैट हमें सप्लाई इंक्रीज करना है। और अगर मार्केट में सप्लाई इंक्रीज करना है तो प्रोडक्शन को बूस्ट करना पड़ेगा, प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। तो सबसे पहला केस तो यही आ गया दैट हमें हमारा आउटपुट या फिर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा, बूस्ट अप करना पड़ेगा। दूसरा एम्प्लॉयमेंट, अगर फर्म्स को अपने प्रोडक्शन को बूस्ट करना है, इंक्रीज करना है, तो उन्हें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ लेबर इंक्रीज करने पड़ेंगे। और अगर नंबर ऑफ लेबर इंक्रीज करेंगे तो इट मीन्स वो लोग ज़्यादातर लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको नौकरियां दे रहे हैं। तो इट मीन्स क्या, एम्प्लॉयमेंट का लेवल भी इंक्रीज हो रहा है। पॉइंट नंबर 2 भी हो गया। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, इनकम। देखो अगर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, इट मीन्स लोगों के पास परचेजिंग पावर ज़्यादा है, पहला पॉइंट तो ये, इट मीन्स इनकम बढ़ रही है। और जब फर्म्स अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए एम्प्लॉयज़ रखेंगे तो ऑब्वियसली उनको वेजेस, सैलरीज प्रोवाइड करेंगे ना। इट मीन्स इस केस में हमारी इनकम भी क्या हो रही है, इनकम भी बढ़ रही है। अब बात करते हैं हमारे 4th पॉइंट की। देखो जब अगर एडी एएस से ज़्यादा होता है ना, तो उस केस में इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस आती है, इन्फ्लेशन आता है। इन्फ्लेशन का मतलब भी जान लो, बेसिकली ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर कॉमोडिटीज़ के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उसमें हाइक आ जाता है, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। तो जब एडी एएस से ज़्यादा होता है तो उस केस में जो कमोडिटीज़ के प्राइस होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट होता है। इन चारों पॉइंट्स में से कोई से भी 3 पॉइंट्स लिख के आना, पूरे नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो जी हमने ये भी कर दिया। अब ये क्वेश्चन आपके 2 फॉर्मेट से आ सकते थे, मैंने दोनों फॉर्मेट बता दिए। एक तो प्लान्ड स्पेंडिंग एंड प्लान्ड आउटपुट के नाम से आ सकता था, या फिर या फिर एग्रीगेट डिमांड अगर मोर देन है एग्रीगेट सप्लाई, तो इससे आ सकता था। और मैंने आपको दोनों का ही बता दिया दैट कैसे आपको आंसर बनाना है। चलो सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि है एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक एज द बैंकर्स बैंक। इसमें बोल रखा है सेंट्रल बैंक का रोल बताओ एज अ बैंकर्स बैंक। तो देखो 1 मार्कर क्वेश्चन तो पहले हमारे यहीं से बन गया दैट सेंट्रल बैंक कौन सा इंडिया का, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब बताइए, हमें बस इतना बताना है कि वो बैंकर्स बैंक कैसे हैं, हम उसको कैसे बैंकर्स बैंक बोल रहे हैं। देखो सबसे पहले तो वो लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट है, यानी कि जब भी बैंक के पास, कमर्शियल बैंक्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, जैसे पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे क्या है, कमर्शियल बैंक्स हैं। तो जब भी कमर्शियल बैंक्स के पास फंड्स की कमी होती है
या फिर जब मार्केट में पैसों की मतलब डिमांड ज़्यादा हो जाती है, उनके पास उतने फंड नहीं होते हैं, तो उस टाइम पर मसीहा बन के कौन आता है? हमारी आरबीआई आती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आती है और बोलती है हम तुम्हें फंड दे रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आ गया? लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, दैट लास्ट टाइम पे जब कमर्शियल बैंक के पास फंड्स नहीं होते हैं, पैसा नहीं होता है लोगों को देने के लिए, तो वो किसके पास से फंड ले सकते हैं? आरबीआई के पास से ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट कस्टेडियन होता है, यानी कि देखो आप लोगों ने एक टर्म पढ़ा होगा कैश रिजर्व रेशियो। पहले तो ये जान लो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। देखो कैश रिजर्व रेशियो ना बेसिकली एक फिक्स्ड रेशियो होता है जिसको हम CRR बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CRR। बेसिकली ये फिक्स्ड एक CRR जो है ये फिक्स्ड रेशियो होता है जो बेसिकली कमर्शियल बैंक किसको देती हैं? आरबीआई को देती है, सेंट्रल बैंक को देती हैं एज अ रिजर्व। यानी कि सारा पैसा जो है वो कमर्शियल बैंक अपने पास नहीं रखती हैं, वो उसका कुछ अमाउंट किसको देती है? सेंट्रल बैंक को देती हैं। और जो अमाउंट वो सेंट्रल बैंक को दे रही है ना, उसी को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। यहाँ पे फुल फॉर्म में लिख देती हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता था अब उनको पता चल गया। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? वो अमाउंट जो कमर्शियल बैंक्स बेसिकली किसको देती हैं? आरबीआई को देती हैं रखने के लिए। क्या करने के लिए? रखने के लिए। तो कमर्शियल बैंक के पास सारा अमाउंट नहीं होता है। मतलब अगर आप लोग सोच रहे हो दैट यार इतने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं पीएनबी में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो उनके पास तो बहुत पैसा होगा। गलत सोच रहे हो, उनके पास सारा पैसा नहीं होता, उसका मतलब एक फिक्स अमाउंट होता है जो कि वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को देते हैं। ठीक है, सो उसी को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। तो ये बेसिकली क्या फॉलो कर रहा है? ये एक तरीके से कस्टोडियन का रोल फॉलो करता है दैट यार तुम्हें एटलीस्ट इतना अमाउंट तो किसको देना पड़ेगा? आरबीआई को देना ही देना पड़ेगा, तुम सारा अमाउंट नहीं रख सकते हो। तीसरा फंक्शन क्या है? दैट यार ये ना क्लीनिंग हाउसेज में भी हेल्प करता है। यहाँ पे घरों की सफाई से मतलब नहीं है, क्लीनिंग हाउसेज से मतलब है दैट यार बैंक ना आपस में भी एक दूसरे से पैसे लेते रहते हैं जब उनके पास फंड की कमी होती है, तो उसको क्लियर करने में भी आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और वो क्लियर कैसे करता है उस चीज़ को? क्रेडिट, डेबिट सब कुछ आरबीआई अपने अकॉर्डिंग करके क्लीनिंग हाउस का प्रोसेस भी फॉलो करता है ताकि ये लोग मेंटेन रह सके। ठीक है, बैलेंस शीट को मेंटेन किया जा सके। तो यहाँ पे हमने 3 फंक्शंस पढ़ लिए हैं इसके। सबसे पहला फंक्शन क्या था? लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, है ना, दैट जब कोई फंड नहीं देगा तब कौन मसीहा बन के आएगा? आरबीआई बन के आएगा मसीहा हमारा, है ना, एकदम भगवान जी की तरह आएंगे और फंड देंगे कमर्शियल बैंक्स को ताकि वो आगे लोगों तक पहुंचा सके। दूसरा हमारा क्या हो गया? कस्टेडियन का रोल फॉलो करता है यार, यानी कि जो CRR हमारा होता है, जो कैश रिजर्व रेशियो होता है, उसको रखता है ना, और जब भी हमें नीड होती है हम उनसे ले सकते हैं पैसे। थर्ड हमारा क्या हो गया? दैट यार ये ना क्लीनिंग हाउसेज में भी हेल्प करता है, यानी कि जो बैंक्स आपस में एक दूसरे से पैसे लेते हैं ना, उसको बैलेंस करने में भी आरबीआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ पे हमने तीनों पॉइंट्स इसके रीड कर लिए। चलो अब हम चलते हमारे थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल? गिव 2 रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। देखो जी, आप बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे हाँ सही बोल रहे, जीडीपी अच्छा इंडिकेटर है, जितना जीडीपी बढ़ रहा है इट मीन्स उतनी ज़्यादा क्या हो रही है, उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, देश में पैसा आ रहा है, सब पैसा कमा रहे हैं, नोट छाप रहे हैं। गलत सोच रहे हो, इसका आंसर यस नहीं होगा, इसका आंसर नो होगा। आओ जानते हैं क्यों नो होगा। तो इसका आंसर नो इसीलिए होगा, देखो जीडीपी ना एक ट्रू इंडिकेटर नहीं है, मतलब वेलफेयर का। वो कैसे? जीडीपी ना जीडीपी का जो कंपोजिशन है वो बहुत ही मतलब ये बोल सकते हो कि कुछ अच्छे तरीके से नहीं है। यानी कि देखो हम लोग कैसे बोलेंगे किसी देश का सुधार हो रहा है, उसकी जीडीपी बढ़ रही है मतलब देश का सुधार हो रहा है। अब मान लो कोई ऐसा देश है जो ना सिर्फ गन, बंदूक, बारूद, हथियार यही बनाए जा रहे हैं और उसकी वजह से उस देश का जो जीडीपी है वो बढ़ा जा रहा है। तो इट मीन्स यार सारा पैसा तो ये लोग बम, बारूद, गन में लगा रहे हैं, तो इनकी जीडीपी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये देश तो बहुत तरक्की कर रहा होगा। वो देश तरक्की नहीं कर रहा है बच्चा, वो बम बारूद में सारा प्रोडक्शन कर रहा है। तो वो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है, दैट जो एक्चुअल में कंजप्शन वाली गुड्स है वो उसको कम प्रोड्यूस कर रहा है ना। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा है, दैट जब भी हमें एक कमोडिटी को बढ़ाना होता है तो हमें दूसरी को घटाना पड़ता है। तो अगर किसी देश में कॉन्टिन्यूसली बम बारूद जैसी चीज़ें बढ़ाई जा रही है, इट मीन्स वहाँ की जो बेसिक नेसेसिटीज़ वाली कमोडिटीज़ है उनको रिड्यूस करना पड़ रहा है। तो इट मीन्स कंपोजिशन ऑफ जीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी वजह से हमारा आंसर क्या है, नो है। तो सबसे पहले तो आ गया कंपोजिशन ऑफ जीडीपी।
दैट यार इसका कंपोजिशन ना कुछ ठीक नहीं है बेसिकली, कि अगर कोई देश बम बारूद बना के भी अपनी जीडीपी को इंक्रीज कर रहा है तो हम ये बोलते हैं दैट बढ़िया है, प्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन हम दूसरा कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं ना, दैट यार उस देश में इसका मतलब जो कंज्यूमर गुड्स है वो लिमिटेड बन रहे हैं। कंज्यूमर गुड्स नहीं बनेंगे तो लोगों का फायदा कैसे होगा, सोशल वेलफेयर कैसे होगा? सारा पैसा अगर बम बारूद में ही खर्च कर दिया, सिर्फ बम बारूद की प्रोडक्शन करी, तो ब्रेड या फिर जो खाने पीने की चीज़ें होती है, जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, वो प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे तो सोशल वेलफेयर तो ना होने वाला। तो यही हमारा बात आ जाता है, यही हमारा आंसर नो बन जाता है। अब दूसरी पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा होता है हमारा नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस बोल लो या फिर एक्सटर्नलिटीज बोल लो, दोनों में समझा देती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस की। देखो जो जीडीपी है ना वो सब कुछ इंक्लूड करता है कि दैट हमारे देश में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, वैल्यू मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट करता है, तो हम लोगों को पता चलता है दैट हमारे देश में इतना प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो जीडीपी में इंक्लूड ही नहीं की जाती, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन मॉनेटरी वैल्यूज बोल सकते हैं। कैसे? अब मम्मी यार हमारे लिए पूरा दिन घर में मतलब इतनी मेहनत करती हैं, हमारे कपड़े धोती हैं, हमारे लिए खाना बनाती हैं, है ना, हमारी पढ़ाई में मदद करती हैं, तो हमने कभी मम्मी को सैलरी दी इस चीज़ की है कि मम्मी यार आपने आज मेरे कपड़े धो दिए, चलो आपको मैं 2000 रुपये दे रहा हूँ, 3000 रुपये दे रहा हूँ। ये सब करते हैं हम लोग? नहीं करते ना। बट मम्मी देखो हमारे लिए कितना सब कुछ कर रही हैं। तो हमारे देश में उसी तरीके से बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ भी होती हैं जिनको हम पैसों की वैल्यू में नहीं तोल सकते। बेसिकली बहुत सारे ऐसे एनजीओ होते हैं या फिर जो मतलब जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है, आपके लिए कभी कुछ कर देते हैं तो उसके बदले में वो पैसे थोड़ी लेते हैं, है ना। मौसा जी घूमने आए, मौसा जी ने कुछ गिफ्ट कर दिया, आपको उससे खुशी मिल रही है, तो आप बदले में पैसे थोड़ी देते हो मौसा को कि मौसा आपने मुझे गिफ्ट दिया, ये लो पैसे। नहीं देते यार भाई, अच्छा रिश्ता है मौसा जी और भांजे का तो उन्होंने उसको गिफ्ट दे दिया। मम्मी और मेरा बॉन्ड अच्छा है, मम्मी मेरे सारे काम कर देती हैं और मेरे से थैंक यू तक नहीं एक्सपेक्ट करती हैं। तो ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जिनको हम पैसों से नहीं नाप सकते, वो बेसिकली एक रिलेशनशिप वाली बात आ जाती है। तो इन सारी चीज़ों में ना कहीं हम मॉनेटरी वैल्यू नहीं लगा पाते हैं। तो और ये हमारा एक रीज़न है कि हम इसको एक अच्छा इंडिकेटर नहीं मान सकते जीडीपी को। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट भी जान लो एक्सटर्नलिटीज़ के बारे में। देखो एक्सटर्नलिटीज़ होती क्या है बेसिकली। एक्सटर्नलिटीज़ का मतलब होता है ना दैट यार तुमने किसी चीज़ के लिए पे भी नहीं करा, यानी कि पैसा भी नहीं दिया, और तुम्हें उस चीज़ से या तो कुछ एडवांटेज मिल रहा है या फिर डिसएडवांटेज मिल रहा है, या तो वो तुम्हारे लिए हार्मफुल है या फिर तुम्हारे लिए प्रॉफिटेबल है या फिर अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल देखो तुम मतलब पड़ोसी ना नया लाउड स्पीकर लेके आए हैं, ठीक है, ये तो अब तो कहोगे अच्छी बात है यार, पड़ोसी नया लाउड स्पीकर लेके आया, बढ़िया बात है, मैंने थोड़ी पैसे दिए, नया लाने दो, मेरा क्या जा रहा है। सही सोच रहे हो, तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा। लेकिन अब वो 12 बजे खूब गाने चला रहे हैं, खूब एकदम लाउड स्पीकर को फुल वॉल्यूम में करके गाने चलाए जा रहे और तुम नहीं सो पा रहे हो। तो यह क्या है, ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ है। यानी कि जिस चीज़ के लिए तुमने पे नहीं किया, पैसा नहीं दिया, उस चीज़ की वजह से तुम्हें नुकसान पहुंच रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़। क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़। दैट यार वो धूम चकड़ इतना शोर मचा रहा है वो लाउड स्पीकर की वजह से, और तुम घर में सो भी नहीं पा रहे हो, तो लाउड स्पीकर के पैसे तुमने थोड़ी दिए हैं, वो तो पड़ोसियों ने दिया है ना। लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट किस पर पड़ रहा है, तुम पर पड़ रहा है, तुम नहीं सो पा रहे हो, तुम्हारी नींद अधूरी रह रही है यार, फिर पेपर कैसे देने जाओगे। तो जिस चीज़ के लिए तुमने पे नहीं करा है उस चीज़ के लिए समस्या तुमको उठानी पड़ रही है, इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़। चलो जी, इसमें एक आता है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ भी। अब मान लो तुम्हारे घर के ना जस्ट सामने एक बहुत सुंदर पार्क, एकदम हरियाली छाई रहती है, एकदम वॉक करने जाते हो, झूले वूले लगे मस्त। तो अब उस पब्लिक प्लेस के लिए, मतलब जो पार्क है वो तो एक पब्लिक प्लेस है ना, तो अब उस पार्क को तुमने तो बनवाया नहीं है, उसमें आपकी तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट आपको व्यू बढ़िया मिलता है, एकदम सुबह सुबह उठ के सामने मस्त पार्क है, बच्चे खेल रहे हैं, कोई मॉर्निंग वॉक कर रहा है, व्यू बहुत अच्छा लगता है। तो जिस चीज़ के लिए तुमने पैसे नहीं दिए हैं उससे तुम्हें अच्छा लग रहा है, एकदम आत्मा तुम्हारी तृप्त हो रही है, तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ हो गया। ये तीनों में से कोई सा भी पॉइंट लिख के आना, 2 फॉर्म अगर क्वेश्चन है 2 पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करके आना, पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। और अगर तुम्हें सिंगल लाइन में भी एक्सप्लेनेशन देनी है तब भी देके आना, कोई दिक्कत नहीं, पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। इन तीनों में से आप कोई से भी लिख के आ सकते हो, पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको इजीली। चलो, तो ये हमने थर्ड क्वेश्चन में देख लिया। अब आते हैं हम लोग हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डज द सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट क्रिएशन इन इकोनॉमी थ्रू बैंक रेट एक्सप्लेन। सबसे पहले तो समझ लो बैंक रेट क्या होता है। देखो बैंक रेट ना एक ऐसा रेट होता है
जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करती हैं लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। समझ में आ गया? सबसे पहले तो बैंक रेट की डेफिनेशन ही तुम लोगों ने जान ली, दैट बैंक रेट होता क्या है ना। तो बैंक रेट क्या होता है? बेसिकली बैंक रेट एक ऐसा रेट होता है जिस पर जो आरबीआई है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो किसको लोन देता है? कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। किसके लिए? लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। चलो दीदी ये तो समझ में आ गया। अब ये भी बता दो दैट ये क्रेडिट क्रिएशन में कैसे हेल्प करता है। देखो बैंक रेट में अगर आरबीआई ने बोल दिया दैट मैं कमर्शियल बैंक्स को लोन दूंगा, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होंगे वो हाई रहेंगे, यानी कि जिस रेट पर मैं कमर्शियल बैंक्स को लोन दे रहा हूँ वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इट मीन्स क्या होगा? ऑब्वियसली कमर्शियल बैंक्स जो है सोच समझकर अमाउंट उठाएंगे, सोच समझकर लोन उठाएंगे, और अगर आगे से ही उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई मिलेगा तो वो लोग आगे, यानी कि कमर्शियल बैंक ने आरबीआई से पैसे ले लिए, लोन ले लिया, अब वो बैंक ऐसा थोड़ी कमर्शियल बैंक घर में लेके जाएगा, कमर्शियल बैंक को तो वो पैसा लगाना ही है ना कहीं, तो वो आगे आने वाला जो इंसान है जिसको पैसे की नीड है, जो बोरोवर है, उसको भी कोशिश करेगा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ही देने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको भी तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही लोन मिला है ना। इस वजह से क्या होगा? बोरोवर देखेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है यार, मैं अभी पैसे नहीं लूँगा, मैं 4 महीने बाद लूँगा जब बैंक रेट गिर जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा? डिस्करेज हो जाएगा, जो बोरोवर है वो डिस्करेज हो जाएगा। क्या सोचकर? दैट यार बैंक रेट अभी ज़्यादा चल रहे हैं, अगर मैं लोन लूँगा तो ये जो कमर्शियल बैंक है मुझसे बहुत सारा पैसा लेगी, बहुत सारा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगी, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 4-5 महीने बाद आऊँगा जब बैंक रेट जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे। अगर बैंक रेट कम है, यानी कि अगर आरबीआई ने बोल दिया दैट यार मैं तुम्हें लो पे कमर्शियल बैंक्स को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा दूंगा, जिसको देना है दो, तो कमर्शियल बैंक बहुत सारा फंड लेके आएंगे लोन्स के लिए, है ना, और वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आगे बोरोवर को भी पास करेंगे। तो इस सिचुएशन में बोरोवर क्या करेगा? दैट यार अभी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सही चल रहे हैं, कम है, फटाफट एकदम लोन उठा के बिजनेस में लगाता हूँ, फॉरेन टूर मार के आता हूँ, ये सारी चीज़ें करता हूँ क्योंकि अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल रहा है। ये क्या कर रहा है? ये बोरोवर को करेज कर रहा है कि तुम लोन लो, पैसा लो, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी कम है। तो बैंक रेट इस तरीके से हेल्प करता है क्रेडिट क्रिएशन में। ठीक है, मस्त समझ में आया? और एग्जाम में ना ये क्वेश्चन में बच्चे गलती क्या करते हैं? दैट यार बैंक रेट की डेफिनेशन लिख दी, ये बता दिया दैट बैंक रेट अगर ज़्यादा है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कम है तो भूल गए। दोनों पॉइंट लिख के आओगे दैट अगर कम है तो क्या होगा? ऑब्वियसली जो बोरोवर्स है, जिसको पैसे लेने हैं, वो पैसे लेगा और उसको आगे फर्दर इन्वेस्ट करेगा। लेकिन अगर बैंक रेट ज़्यादा है तो इससे डिस्करेज होगा, जो बोरोवर है वो अभी नहीं, कुछ टाइम बाद फंड लेगा, कुछ टाइम बाद लोन लेगा। इस तरीके से वो क्रेडिट क्रिएशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलो सो दोनों पॉइंट लिख के आना, कोई भी छोड़ के मत आना। देखो इस पेज का चारों क्वेश्चंस कर लिया फटाफट हम लोगों ने, है ना, समझ में भी आ रहा होगा। और आंसर्स के लिए भी कहीं नहीं जाना, आंसर्स में एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, प्लस आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, सो आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो सो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट। सबसे पहले तो फिस्कल डेफिसिट की डेफिनेशन ही जान लो। देखो फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट रेवेन्यू, यानी कि गवर्नमेंट खर्चा तो मस्त कर रही है, मज़ेदार तरीके से बहुत ज़्यादा पैसा लगा रही है, लेकिन उनका जो रेवेन्यू है वो कम आ रहा है, उनके पास पैसा कम आ रहा है लेकिन खर्चा खूब हो रहा है। तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। चलो डेफिनेशन जान ली, अब इसके इम्प्लीकेशंस पे आते हैं। चलो इसकी तो फिस्कल डेफिसिट ना आपके जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले तो जान लो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन में सीधा फिस्कल डेफिसिट नहीं लिखाता, कंफ्यूज मत हो जाना क्योंकि इस नाम से नहीं बुलाते। हम प्यार से इसको न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन में क्या लिखेंगे? बोरोइंग्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बोरोइंग्स लिखते हैं। ठीक है, यानी कि जो पैसा हम लोगों ने दूसरे देशों से लिया होता है। अब देखो इसमें पहले तो एक सिंपल सी चीज़ समझ लो, फिस्कल डेफिसिट में अगर देश का खर्चा ज़्यादा है और रेवेन्यू कम आ रहा है तो क्या करेगी सरकार? क्या करेगी? देश की तरक्की करना छोड़ देगी, देश में खर्चा करना छोड़ देगी? ऐसा तो नहीं चलेगा ना। अगर देश में देश में पैसा उनको पैसा कम आ रहा है, रेवेन्यू कम आ रहा है, बट स्टिल देश में खर्चा तो करेगी ना। तो उस खर्चे के लिए वो क्या करती हैं? लोन लेती हैं, बोरोइंग्स लेती हैं। किससे लेती हैं? हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड बैंक वगैरह हो गया, और ये जो फॉरेन कंट्रीज़ होती है इन सब से हम लोग लोन लेते हैं। ठीक है, ये बात तो सबको पता है।
लेकिन इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होती है, इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, अब वो भी जान लो। सबसे पहला तो अगर किसी देश का फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा है तो वो किस में फंस सकता है, डेब्ट ट्रैप में फंस सकता है, ठीक है, यानी कि वो कर्ज के जाल में फंस सकता है। देखो अगर किसी ने मतलब पहले किसी देश ने लोन लिया तो वो लोन क्या सोच के लेगा, दैट मुझे अपने देश पर खर्च करना है, प्रोजेक्ट्स लाने हैं, प्रोग्राम्स लाने हैं, प्रोडक्शन को बूस्ट करना है, लेकिन उसी लोन में से उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो चुकाना होता है ना। तो जब वो देखता है दैट मेरा ये पैसा नहीं है, इस पैसे में नहीं हो पाएगा कि मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दूँ, देश भी चलाऊँ, तो मैं क्या करूँगा, और पैसा लूँगा और बोरोइंग्स लूँगा। इस वजह से वो एक डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है। दूसरी चीज़, जिस देश का डेब्ट ट्रैप बोलो या फिर फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा होता है तो मैक्सिमम कंपनी ट्राई करती हैं दैट वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करें, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो गया, दैट जिस देश का फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा होता है उस देश में इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशंस भी आने के चांसेस होते हैं। क्यों होते हैं, अगर किसी देश की फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा है, बोरोइंग ज़्यादा करनी पड़ रही है, तो आरबीआई को क्या ऑर्डर दे देती है सरकार, दैट तुम नोट छापो, ज़्यादा से ज़्यादा नोट छापो, जिसकी वजह से मार्केट में पैसों का फ्लो इंक्रीज हो जाता है। और मार्केट में अगर पैसों का फ्लो इंक्रीज होगा तो लोगों के पास परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी, परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी तो एडी इज मोर देन एएस होगा ना, और उस सिचुएशन को ही तो हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, तो वो भी क्रिएट होगा। तीसरा पॉइंट, फॉरेन डिपेंडेंस इंक्रीज होगी। अगर कोई देश बार बार किसी दूसरे देश से लोन लेगा, बोरोइंग्स करेगा, तो ऑब्वियसली यार वो जिस देश से बार बार पैसे लेगा वो क्या कोशिश करेगा, दैट इसके इंटरनल मैटर में मैं बार बार इंटरफेयर करूँ। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पाकिस्तान। पाकिस्तान लोन देता नहीं है, लोन लेता है, तो उसी से समझो। पाकिस्तान बार बार, पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त कौन है, चाइना है। चाइना बार बार उसको फंड देता रहता है, वो जितना मांगता है उतना देता है। क्यों दे रहा है वो इतना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पाकिस्तान की इंटरनल मैटर्स में वो इंटरफेयर करने लगा है ना, वो इंटरफेयर करता है। पाकिस्तान की जो मतलब पाकिस्तान की जो एरिया है उस पर वो अपनी इंडस्ट्रीज लगाता है, अपने लोगों से काम करवाता है। ये भी नहीं कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगा रहा है तो पाकिस्तान के लोगों को रोजगार मिल रहा है, वो कहता है मेरी फैक्ट्री है तो काम भी मेरे ही लोग करेंगे। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो ज़्यादातर मैटर होते हैं उसमें चाइना इन्वॉल्व होता है। क्यों, क्योंकि फॉरेन डिपेंडेंस इंक्रीज हो रही है ना, उन लोगों को बार बार लोन के लिए किस पर वो डिपेंडेंट है, चाइना के लिए। तो फॉरेन डिपेंडेंस अगर किसी देश में ज़्यादा इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली वो वहाँ के इंटरनल मैटर्स में इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से देश में जो पीस है वो भी डिस्टर्ब होने के चांसेस होते हैं। तो ये हमारा फिस्कल डेफिसिट हो गया। और क्या है, हैम्पर्स द ग्रोथ, हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ कंट्री। यानी कि अगर मैं बार बार लोन ले रही हूँ, बार बार बोरोइंग्स कर रही हूँ, तो यार मैं सोच के तो ये पैसा ले रही हूँ ना कि देश में लगाऊंगी, बट वो पैसा सारा कहाँ जा रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में ही चला जाता है, या फिर मैं प्रॉपर्ली यूटिलाइज ही नहीं कर पा रही हूँ उस पैसे को। तो शॉर्ट टर्म में तो ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि देश के खर्चे पूरे करने के लिए तो लोन ले रहा हूँ, अपने खर्चे के लिए थोड़ी ले रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में लॉन्ग टर्म में वो उस देश की इकोनॉमी को बहुत अफेक्ट कर रहा है, बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। क्यों, क्योंकि उनका फिस्कल डेफिसिट जो है टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि वो प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है। इस वजह से उसकी फ्यूचर ग्रोथ हैम्पर कर सकती है, कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। चलो जी, हमने ये समझ लिया। अब चलते हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो कि है डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आ जाओ। चलो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस की। देखो नाम से ही पता चल रहा है ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन, ये तो एकदम खुले विचारों वाला, इंडिपेंडेंट होगा एकदम, है ना, नाम से ही समझो तुम। सबसे पहले तो जान लो ये होता क्या है। देखो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जो बेसिकली इकोनॉमिक मोटिव के साथ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के मोटिव के साथ किया जाता है। उसका पर्पस ये होता है पैसे कमाना, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए किया जाता है। सबसे पहले पॉइंट तो हमारा यही हो गया। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, दैट ये सबसे ज़्यादा किस में हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर में होता है। किस में होता है, प्राइवेट सेक्टर में होता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी जान लो। इसका एग्जाम्पल हो गया एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो गया। तीसरा एग्जाम्पल हमारा क्या, चौथा एग्जाम्पल हमारा क्या हो सकता है, दैट यार ये इकोनॉमिक मोटिव से हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है, एक्सपोर्ट एंड मतलब बेसिकली एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, इसके दो एग्जाम्पल्स हो गए। चौथा ये दैट ये इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि बीओपी पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, बैलेंस ऑफ
पेमेंट जो हमारी इसकी वजह से अफेक्ट नहीं होती है, ये इंडिपेंडेंट होता है, आज़ाद होता है, ठीक है, ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग अकोमोडेटिंग की। अब सब एक और पॉइंट इसका रह गया, देखो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन को एक और लाइन से बोला जाता है, उसका नाम होता है अबव द लाइन। क्या होता है, अबव द लाइन। ये मत भूलना कि इसका दूसरा नाम क्या होता है, क्योंकि एग्जाम वाले बड़े तेज होते हैं, उन्हें पता होता है कि ये कॉमन है, हर बच्चा पढ़ के जाएगा ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन, लेकिन अबव द लाइन वही पढ़ के जाएगा जिसने ये ब्रह्मास्त्र सीरीज देख रखी है ना। तो अबव द लाइन इसी का दूसरा नाम है, कंफ्यूज मत होना एग्जाम में। अब आ जाते हैं हम लोग अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस पे। देखो अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस जो होते हैं ना, बेसिकली उनका सबसे पहला पर्पस तो ये होता है दैट वो बीओपी को बैलेंस करने के लिए किया जाता है। बीओपी अगर सरप्लस है तो वो बैलेंस हो जाए, डेफिसिट है तो बैलेंस हो जाए। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, पब्लिक सेक्टर में की जाती है। तीसरा पॉइंट क्या हो गया, ये इंडिपेंडेंट नहीं होती, ये बीओपी को अफेक्ट करती है। कैसे अफेक्ट करती है, अगर बीओपी सरप्लस में है तो उसको बैलेंस करने के लिए अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, अगर बीओपी डेफिसिट में है तो उसको भी बैलेंस करने के लिए हमें अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन करना पड़ता है। चौथा, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन का दूसरा नाम होता है बिलो द लाइन। क्या होता है, बिलो द लाइन होता है इसका दूसरा नाम, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स में क्या आ गए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हो गए, बोरोइंग्स हो गई, लोन हो गई, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए। चलो जी, ये वाला क्वेश्चन भी हमने खत्म कर लिया। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन द नीड फॉर रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें तो स्टार बनाना चाहिए मुझे, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के पेपर में मैक्सिमम टाइम देखने को मिला है और 2025 के क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिलेगा। चलो तो ये जान लेते हैं क्या होता है। देखो सबसे पहले तो इसमें हमें बोल रखा है कि रिडक्शन क्यों ज़रूरी है हमें इनकम एंड वेल्थ में। मतलब यार अगर तुम ही सोचो ना खुद ही, अगर सारा पैसा एक ही इंसान के हाथ में चला जाएगा तो बाकी इंसान क्या करेंगे, झुंझुना मचाएंगे। मजाक कर रही हूँ। आई मीन देखो, अगर सारा पैसा सिर्फ कुछ ही इंसानों के हाथ में होगा तो इट मीन्स देश में क्या, गरीबों के नंबर्स बढ़ेंगे, पॉवर्टी इंक्रीज होगी, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ेगी। इसीलिए हमें इसकी रिडक्शन है दैट यार ये जो अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और मिडिल क्लास भी गरीब होती जा रही है, इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है ताकि हम लोग बेसिकली क्या कर सके कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ सोशल ग्रोथ की तरफ भी जा सके। क्योंकि अगर पैसा कुछ ही लोगों के पास जाएगा तो ऑब्वियसली देश में पॉवर्टी जैसी सिचुएशन इंक्रीज हो सकती है ना। और अगर जिस देश में पॉवर्टी ज़्यादा होगी, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली उस देश में हम सुधार की उम्मीद नहीं कर सकते ना। वो सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ में ही पीछे नहीं रहता बल्कि सोशल ग्रोथ में भी पीछे रहता है। यही पॉइंट्स लिख के आने हैं। इसमें तुम लोग और क्या लिख सकते हो कि हम इसको कम कैसे कर सकते हैं। देखो अगर हमें हमारे देश में इनइक्वालिटीज़ को डिक्रीज करना है तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट को खर्चा करना शुरू करना पड़ेगा। खर्चा किस में करना होगा, प्रोजेक्ट्स पे, प्रोग्राम्स पे, ऐसे प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम्स जो लोगों को रोज़गार दे सके, ठीक है। जैसे कि जो बेसिकली मनरेगा हम लोगों ने पढ़ा था, 2005 में आया था, वो क्या कर रहा था, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा था। ऐसे प्रोग्राम्स हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोजेक्ट पे खर्चा करना चाहिए, जैसे हॉस्पिटल्स कंस्ट्रक्ट करवाना, स्कूल्स बनवाना, कॉलेजेस बनवाना, ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके, नए नए अवसर बने, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास पहुँचे, ताकि वो अपने पोटेंशियल को फुली यूटिलाइज कर सके और इनकम को बढ़ा सके। चलो ये तो मैंने वो बता दिया कि हम लोग कैसे इन गरीबों की हेल्प कर सकते हैं, बट जिनके पास पैसा है उनका पैसा कैसे रिड्यूस करें, उन पर हैवी टैक्सेशन कर सकते हैं, यानी कि उन पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब उनसे हम लोग टैक्स लेंगे तभी तो गरीबों पे लगाएंगे ना। तुम्हें क्या लगता है स्कूल बिल्डिंग बनाने में पैसे नहीं लगते, वो पैसे कहाँ से जाते हैं, हमारी जेबों से जाते हैं। हम लोग जो टैक्स भर रहे हैं ना सरकार को, उसी पैसों से ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, स्कूल्स, कॉलेजेस बनते हैं। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है दैट यार जो बहुत अमीर है, बहुत ज़्यादा अमीर है, उन पे हैवी टैक्सेशन लगा सकती हैं ताकि उनसे रेवेन्यू जनरेट करें और यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की तरफ जाए और मेनली जो प्रोजेक्ट्स है, प्रोग्राम्स है, उन पे खर्चा करें ताकि ये जो बहुत इनइक्वालिटी है ना, इसको रिड्यूस किया जा सके, इसको जल्द से जल्द गिराया जा सके। चलो हमने ये क्वेश्चन भी जान लिया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। अब जान लो ये क्या होता है। अभी मैंने बताया ना कि कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। देखो बेसिकली कैश रिजर्व रेशियो वो अमाउंट होता है जो कमर्शियल बैंक किसको देती है, सेंट्रल बैंक को देती है। अब ये क्रेडिट कंट्रोल में कैसे काम आता है वो भी जान लो। मान लो कि कोई मतलब कैश रिजर्व रेशियो ज़्यादा है, यानी कि जो कमर्शियल बैंक जो पैसा
आरबीआई को देती है वो ज़्यादा अमाउंट है, तो वो क्या होगा, इसका मतलब होगा कमर्शियल बैंक्स के पास कम पैसा बचा है फंड देने के लिए, लोन देने के लिए, तो वो कम से कम लोगों को ही पैसा दे सकती है, लोन दे सकती है। तो इस केस में वो क्या करेगी, अच्छे से एक खाली जगह पे समझा देती हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आए। देखो, मान लो कि जो हमारा कैश रिजर्व रेशियो है वो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये डिस्करेज करेगा, ये लोगों को डिसएनकरेज करेगा। किस में डिसएनकरेज करेगा, कि लोग लोन जो है वो कम से कम ले। क्यों, क्योंकि कमर्शियल बैंक बोलेगा दैट मेरा ज़्यादातर अमाउंट तो ये आरबीआई रख लेता है ना, तो जो मेरे पास अमाउंट है उस पर मैं क्यों ना रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई लूँ ताकि मैं पैसा जनरेट कर सकूँ। तो वो क्या करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा लेगा। अब जो उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया है, तो जो भी बोरोवर उसके पास जाएगा पैसा लेने के लिए, वो क्या सोचेगा, अगर तो उसके पास उसका बिजनेस धंधा पानी मस्त चल रहा है, तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा ठीक है मैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है तब भी ले लूँगा, कोई गम नहीं, दे दो दे दो दे दो। लेकिन जो इंसान नॉर्मल लोन लेने के लिए गया है, होम लोन, कार लोन, वो तो अपनी पॉकेट चेक करेगा तभी लोन लेगा ना। अगर उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई लगेगा तो वो छोड़ देगा कि भाई नहीं लेना कार लोन, बाद में लेंगे कार, है ना। तो इस तरीके से वो डिसकरेज करेगा, डिसएनकरेज कर रहा है किसको, बोरोवर्स को लोन लेने से। यहाँ पे वो क्रेडिट कंट्रोल का काम कर रहा है। दूसरा केस, अगर सीआरआर कम है, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो जो वो आरबीआई को अमाउंट दे रहा है वो कम है, इट मीन्स जो कमर्शियल बैंक है उसके पास दबा के एकदम खचाखच पैसा भरा हुआ है, तो उस केस में वो क्या कर सकता है, उस केस में वो लोगों को लोन दे सकता है एट द लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो लोगों को लोन प्रोवाइड कर सकता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो लोग कार लोन भी लेंगे, होम लोन भी लेंगे, पर्सनल लोन भी लेंगे, बिजनेस में भी इन्वेस्ट करने के लिए लोन लेंगे। तो ये देख रहे हो सीआरआर कितना इम्पैक्टफुल रोल प्ले करता है क्रेडिट कंट्रोल में। तो ऐसे वो कंट्रोल करता है क्रेडिट क्रिएशंस को। चलो जी, ये भी हमने ऐसे खत्म कर लिया फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पर। डिस्कस ब्रीफली द रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, आ जाओ। देखो, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे दैट रिलेशनशिप प्रूव करो, डिस्कस करो, उसमें आपको हमेशा न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर को रिप्रेजेंट करना है। यानी कि एक न्यूमेरिकल एग्जांपल दो और फिर उसको एक्सप्लेन करो जो भी आपने उसमें किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ भी वही करेंगे, न्यूमेरिकल के थ्रू टीचर को आंसर एक्सप्लेन करोगे, पूरे नंबर मिलेंगे, नंबर कटने के चांसेस जो है वो भी कम हो जाते हैं। अब करना कैसे है वो भी देख लो। देखो, इसमें हमें रिलेशनशिप बताना है, तो सबसे पहले तो तुम समझो। देखो, अगर हमारा जो एमपीसी है वो इंक्रीज होता है तो हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी इंक्रीज होता है। हमें ये बात प्रूव करनी है। हमें ये तो पता है दैट दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, लेकिन इस चीज़ को प्रूव करने के लिए सबसे पहले इसके फॉर्मूलाज लिखेंगे और न्यूमेरिकल वे में समझाएंगे। इसको कैसे समझाएंगे वो भी देख लो। मान लो मैंने एक एमपीसी का एग्जाम्पल लिया दैट मेरा ना जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो 80% है, ठीक है, इट मीन्स 0.8 है। अब मुझे बताओ के, तो देखो के का मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ही होता है, इतना तो पता ही होगा, है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो। के हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को पूरा नहीं लिखते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला बड़ा इजी सा होता है, 1/1 माइनस एमपीसी। तो अगर मेरा एमपीसी 0.8 है, इट मीन्स यहाँ मैंने डायरेक्टली माइनस कर दिया है, आपको पूरा एक्सप्लेन करके माइनस करके दिखा रहा है। तो इट मीन्स मेरा के कितना हो गया, 5 हो गया। अब मेरा 0.8 एमपीसी था, इसीलिए मेरा के 5 आया है। अब मान लो दूसरे केस में मैंने एमपीसी घटा दिया, अब मेरा एमपीसी कितना मैंने मान लिया, 50% ही मान लिया, ठीक है, सिर्फ 50% है, यानी कि 0.5% है। तो अब मेरा के निकालो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, जो हमने फॉर्मूला लगाया है सेम फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस केस में हम लोगों ने क्या देखा कि अगर मेरा एमपीसी ज़्यादा है, मेरा एमपीसी इंक्रीज हो रहा है, तो मेरा के यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी इंक्रीज हो रहा है। और अगर मेरा एमपीसी रिड्यूस हो रहा है तो मेरा जो के है, जो मेरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, वो भी रिड्यूस हो रहा है। देख रहे हो, न्यूमेरिकल वे में हमने इतने इजी वे में दिखा दिया दैट ये चीज़ें होती है। अब सबसे पहले आपने न्यूमेरिकल वे में एक्सप्लेन कर दिया, अब आपको क्या करना है, आपको इसी पॉइंट को एक्सप्लेनेशन के वे में लिखना है। सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला लिख देना, ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम इससे डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला ये होता है। पहला पॉइंट तो उससे बना देना। दूसरे पॉइंट में जो तुमने न्यूमेरिकल कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हो, आंसर सबका यही होगा कि जितना एमपीसी बढ़ेगा उतना ही हमारा जो के है वो भी इंक्रीज होगा। अगर हमारा एमपीसी रिड्यूस हो रहा है तो हमारा के भी रिड्यूस होगा, यानी कि दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरे पॉइंट में जो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करा है वही लिखना है ना, दैट हायर एमपीसी डिनोट्स हायर के या फिर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर
एंड लोअर एमपीसी डिनोट्स लोअर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। यही पॉइंट्स लिख के आना है। चलो जी, हमने ये वाला क्वेश्चन भी समझ लिया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं अपनी। हमारी नेक्स्ट स्लाइड में है क्वेश्चन नंबर 10 पर, दैट सर्कुलर फ्लो प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट वंस एक्सपेंडिचर विल बिकम अदर्स इनकम, एक्सप्लेन द गिवन स्टेटमेंट। इसमें हमें बोल रखा है दैट जो सर्कुलर फ्लो ऑफ प्रिंसिपल वाला जो मतलब होता है ना, जो हमारा प्रिंसिपल होता है, उसके अकॉर्डिंग किसी एक का एक्सपेंडिचर, किसी एक का खर्चा दूसरे का इनकम होता है। चलो इसको पहले हम सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं। मान लो तुम मोमोज खाने गए हो, ठीक है। अब तुम मोमोज खाने गए हो, तुमने एक प्लेट मस्त मोमोज खाई, उसको 60 रुपये दिए मोमोज वाले को। तो अब तुमने तो अपना एक्सपेंडिचर किया है ना, अपना खर्चा किया है मोमोज खाने के लिए। तुम्हें एकदम था कि शाम हो गई, मोमोज खाने हैं, चलो दोस्तों के साथ चलते हैं मोमोज खाते हैं। तुमने एक्सपेंड किया, वो तुम्हारा खर्चा है। जो तुमने 60 रुपये के मोमोज खाए, कंज्यूम किया है, वो तुम्हारा एक्सपेंडिचर है जो तुमने खुद के ऊपर किया है। लेकिन जो 60 रुपये तुमने मोमोज वाले भैया को दिया है ना, वो मोमोज वाले भैया के लिए उनकी इनकम है, उनका सोर्स ऑफ इनकम है। यही चीज़ हमें यहाँ पे साबित करनी है कि एक का एक्सपेंडिचर, यानी कि जो मैंने मोमोज खाने के लिए खर्चा किया है, वो मोमोज वाले भैया का इनकम कैसे हुआ। इसी बात को हमें इधर प्रूफ कर दिया है। चलो जी, ये तो मैंने तुम्हें सिंपल वे में एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया। अब हम समझते हैं थोड़ा कि इसको प्रेजेंट कैसे करना है। सबसे पहले तो 2 नाम लिख लेने हैं आपको सिंपली इसमें। यहाँ आ गया हमारा हाउस होल्ड, हाउस होल्ड मतलब हम, ठीक है, यहाँ हमारी बात हो रही है। और एक हो गया हमारा फर्म्स। फर्म्स हमें क्या प्रोवाइड करता है, फर्म्स हमें क्या देता है, सबसे पहले तो मुझे ये बता दो, फर्म्स हमें क्या देता है। फर्म्स हमें क्या देता है, गुड्स एंड सर्विसेज ही तो देता है ना। वो हमें गुड्स एंड सर्विसेज देता है, चावल, दूध, ब्रेड, आटा, सब कुछ हमें कौन प्रोवाइड करता है, हमें ऑब्वियसली फर्म्स ही प्रोवाइड कर रहे हैं। और हाउस होल्ड यानी कि बदले में हम उसको क्या देते हैं, हम उसको पैसे दे रहे हैं, हम उसको फैक्टर इनकम दे रहे हैं, है ना। हमने ब्रेड फ्री में थोड़ी लिया है, पैसे देकर फिर ब्रेड लिया यार, है ना। हम दुकान पे जाके मैगी ले रहे हैं तो मैगी फ्री में थोड़ी आती है, हम उसको पैसे दे के मैगी खरीद रहे हैं, 15 रुपये का पैकेट खरीद रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तो सबसे पहले हमने ये बात कर ली दैट गुड्स एंड सर्विसेज अगर फर्म्स हाउस होल्ड को प्रोवाइड कर रहे हैं तो हाउस होल्ड भी बदले में क्या दे रही है, फैक्टर इनकम प्रोवाइड कर रही है, उसको पैसे दे रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हाउस होल्ड ने बोला दैट यार मैं तो तुझे ना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। कैसे, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, ये सारी चीज़ें क्या है, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही तो है ना। अगर तेरे पास लैंड ही नहीं होगी तो तू अपनी दुकान कहाँ लगाएगा, है ना। अगर मैंने तुझे अपनी जगह ही नहीं दी तो तू मोमोज कहाँ लगाएगा, है ना। अगर मैंने तुझे अपनी जगह ही नहीं दी तो तू अपनी दुकान कैसे चलाएगा, क्या मैगी कैसे बेचेगा। तो ये क्या दे रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दे रहा है। अब उसके बाद फर्म को गुस्सा आ गया, कैसे बोल दिया तूने मुझे ये, मैं क्या तुझे फैक्टर इनकम नहीं देता। अगर तू मुझे लैंड देता है तो बदले में तुझे मैं रेंट दे रहा हूँ, अगर तू मुझे लेबर देता है तो बदले में मैं उनको सैलरी वेजेस दे रहा हूँ। तो ये सारी क्या है, अगर हाउस होल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं फर्म्स को, तो फर्म्स फ्री में लेते नहीं है, बदले में उसको फैक्टर इनकम भी प्रोवाइड करते हैं। अगर वो उनसे लैंड ले रहे हैं तो उनको रेंट दे रहे हैं, अगर उनसे लेबर ले रहे हैं तो बदले में उनकी सैलरीज प्रोवाइड की जा रही है। तो इस बात से हमें ये तो प्रूफ हो गया भाई कि एक का एक्सपेंडिचर हमेशा दूसरे का इनकम होता है। ये बात तो प्रूफ है, यानी कि जो मैगी मैंने खाई है वो भले मेरे लिए मेरा एक्सपेंडिचर है जो मैंने अपने ऊपर किया है खर्चा, लेकिन जिस दुकान से मैं मैगी का पैकेट लेके आई हूँ ना, वो उस दुकान वाले के लिए क्या हो गया, उसका इनकम हो गई। तो सबसे पहले तो ये चार्ट बना देना तुम, ठीक है। उसके बाद जो बातें तुमने इस चार्ट में लिखी है ना, उसको पॉइंट्स में लिख देना, ठीक है, कि कैसे, यानी कि देयर आर, मतलब बेसिकली लिख देना दैट यहाँ पे एक हाउस होल्ड और फर्म की बात हो रही है। उसके बाद ये लिखने देना कि हम अगर गुड्स ऑफ सर्विसेज हमें फर्म प्रोवाइड कर रहा है तो बदले में हम उसको फैक्टर पेमेंट करते हैं, है ना। और फिर उसको लिखना कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हमें हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है, उसके एग्जाम्पल्स भी मैंने बता दिए, लैंड, लेबर, एंटरप्राइज, ये सब जो प्रोवाइड कर रहा है, उसके बदले में फर्म हमें क्या देती है, उसके बदले में फर्म हमें पे बैक करती है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, सैलरीज, प्रॉफिट। इस वे में वो हमें वापस कर रही है, ठीक है। तो ये सारे आपको अपने पॉइंट्स में मेंशन करके आने हैं। और उसके बाद जब ये दोनों पॉइंट्स लिख दो, ये चार्ट ज़रूर बनाना। कई बच्चे क्या बेवकूफ़ी करते हैं, एक्सप्लेनेशन बड़ी बड़ी दे दी, चार्ट बनाना भूल गए, टीचर वहीं आधे 1 नंबर पूरा काटेगा, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ 3 नंबर मिलेंगे, 1 नंबर वैसे ही गए। क्योंकि यार चार्ट में ही तो अच्छे से समझ में आएगा ना, तुम ये फ्लो चार्ट ही नहीं बनाओगे, लिख लिख के दे दोगे तो 1 नंबर वैसे ही तुम्हारा गया। तो ये बनाना है, 2 से 3 पॉइंट्स लिखना है, 2 भी लिखोगे तो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट में लिख देना
वो सर्कुलर फ्लो वाली जो लाइन जस्टिफिकेशन की थी ना, उसको रिपीट कर देना, बस पूरे नंबर मिल जाएंगे तुमने। चलो हमने ये वाला क्वेश्चन में निपटा लिया, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा दैट बताओ रेपो रेट कैसे सेंट्रल बैंक को हेल्प करता है मनी सप्लाई को रेगुलेट करने में। सबसे पहले तो जान लो रेपो रेट होता क्या है। देखो अभी हमने किसकी बात की थी, बैंक रेट की, उसी की तरह है, मतलब ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। बेसिकली रेपो रेट का मतलब होता है एक ऐसा रेट जिस पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करती है फॉर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, बैंक रेट में क्या था, लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट, इसमें क्या है, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, यही डिफरेंस है बस, और कुछ नहीं है। तो रेपो रेट हमने सबसे पहले समझ लिया कि रेपो रेट होता क्या है। तो बेसिकली जो हमारा रेपो रेट है वो क्या है, एक ऐसा रेट है जिस पर जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक को पैसे देती है, लोन देती है ना, फॉर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब ये बताओ दीदी कि सप्लाई, मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करता है। तो देखो अगर रेपो रेट ज़्यादा है, यानी कि वो रेट ज़्यादा है जिस रेट पर आरबीआई को कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करना है, तो क्या होगा, कमर्शियल बैंक ऑब्वियसली क्या करेगी, सोच समझकर आगे लोन प्रोवाइड करेगी। वो देखेगी दैट यार मुझे जो आरबीआई है वो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है, तो मैंने तो लोन उठा लिया, लेकिन अब मैं जो आगे लोगों को लोन प्रोवाइड करूंगा उस पर भी मुझे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आगे देना है। ठीक है, तो जब मनी सप्लाई आरबीआई को लगता है दैट कंट्री में मनी फ्लो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो उस टाइम पे वो रेपो रेट को इंक्रीज कर देती हैं ताकि कमर्शियल बैंक कम से कम लोन ले बैंक से और उसके बाद हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करे उसके बोरोवर से उसको रिकवर करने के लिए। और अगर मान लो कि आरबीआई को क्या करना है दैट यार कंट्री में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाए, परचेजिंग पावर बढ़ जाए लोगों की, तो उसने क्या किया, रेपो रेट को रिड्यूस कर दिया, घटा दिया। उससे क्या होगा, जैसे उसने रेपो रेट को रिड्यूस करा, जो कमर्शियल बैंक है वो भर भर के लोन्स उठाने लग जाएंगे, एज वेल एज वो लोगों को भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड करने लग जाएंगे, जिससे जो लोग हैं वो एनकरेज होंगे और ज़्यादा लोन ले पाएंगे। ऐसे ही वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं एज वेल एज क्रेडिट क्रिएशन में हेल्प करते हैं। दोनों टाइप से क्वेश्चन आएंगे, या तो क्रेडिट क्रिएशन में कैसे हेल्प करते हैं ये बताओ, नहीं तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं ये बताओ। दोनों टाइप से आते हैं, मैंने दोनों टाइप से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। चलो जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। अब हमारे जो क्वेश्चन नंबर 12 है ना, वो हमें गवर्नमेंट बजट के क्वेश्चन में से पूछ रहा है दैट बताओ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है और रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटीज क्या होता है। देखो ये वाला सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने करा था ना, दैट कैसे हम लोग अमीरों और गरीबों के बीच का जो इतना गैप है उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ये सेम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है दैट बताओ हम इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। बहुत ईजी है, हम लोग जो रिच पीपल है कंट्री के उन पर हैवी टैक्सेशंस लगा सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, हैवी टैक्स लगाने से ऑब्वियसली उनके पास से पैसा सरकार के पास आएगा इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू। अब इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू जब गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा तो गवर्नमेंट उनको कहाँ लगा सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में लगा सकती हैं ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो। क्यों, क्योंकि जब रोज़गार के अवसर आएंगे तभी तो लोगों के पास एक सोर्स आएगा ना पैसा कमाने का। जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं, जैसे मनरेगा जैसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं, स्किल इंडिया जैसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं, है ना। लोगों को अलग अलग वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि लोग अपने पैरों पे खड़े हुए आत्मनिर्भर हो, है ना, तभी तो आगे देश बढ़ेगा, वरना कैसे बढ़ेगा। तो इन सारे जो स्टेप्स है वो किस में लिए जा सकते हैं, रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटीज़ में लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज को एलोकेट कैसे करें, यानी कि हम कंज्यूमर गुड्स बनाएं या फिर कैपिटल गुड्स बनाएं। तो ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में आती है, दैट हमें कंज्यूमर गुड्स पे ज़्यादा जोर देना है या फिर कैपिटल गुड्स पे। तो इस तरीके से, जैसे कि अब देखो गवर्नमेंट को ना ये पता है दैट सिगरेट, लिक्विड, शराब को बोल दे लिक्विड, ये सारी जो चीज़ें होती है बड़ी हार्मफुल होती है, लेकिन सरकार इस पर पूरी तरीके से पाबंदी नहीं लगाती। क्यों, कभी सोचा है कि यार सिगरेट के डब्बे पे ना पहले से लिखा होता है दैट इसको पीने से कैंसर होता है, तो अगर कैंसर होता है तो लोग मार्केट से सरकार ख़त्म क्यों नहीं कर देती, इसको जड़ से हटाओ, इसकी कंपनियों को लाइसेंस मत दो, बेचने मत दो, बट स्टिल मार्केट में बिकता है। क्यों बिकता है वो भी जान लो आज। देखो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में यही कहते हैं दैट जो चीज़ें इंसान मतलब जो चीज़ें हमारे लिए हार्मफुल होती है, जिससे हमारी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है, उन चीज़ों पे गवर्नमेंट बेसिकली क्या करती है, हैवी टैक्सेशन कर देती है। यानी कि आज की डेट में सिगरेट,
शराब, इन पर बहुत हावी टैक्स लगाए जाते हैं, बहुत हैवी, एकदम भारी भरकम टैक्स लगाए जाते हैं इन पर, ताकि जो कंपनीज हैं इनका प्रोडक्शन कम करे। और जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, जो हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं और जो मतलब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, उन पे टैक्स कम लगाए जाते हैं। ठीक है, क्यों? इनके प्रोडक्शन को अफेक्ट करने के लिए। अगर लिक्विड पे, सीक्रेट्स पे हैवी टैक्सेशन लगेंगे तो उसके प्रोडक्शन भी कम होगी। बट अगर खुली छूट दे दी दैट तुम कम टैक्स दो, तो ऑब्वियसली लोग प्रोडक्शन इंक्रीज कर देंगे ना। तो ये बेसिकली एक स्ट्रेटेजी होती है गवर्नमेंट की, उसकी एलोकेशंस को मतलब बैलेंस करने के लिए, कि अगर लिक्विड, सीक्रेट जैसी चीज़ें हैं जो हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होती हैं, इसको कम्प्लीटली बैन नहीं कर सकते। इसीलिए गवर्नमेंट इसको क्या करती है, हैवी टैक्सेशन लगा देती है कि भाई भारी टैक्स लगा दो ताकि इसके प्रोडक्शन कम हो, लोग कम से कम खरीदे, लोग डिस्करेज हो। बट होता कुछ नहीं, लोग फिर भी पी रहे हैं, पीने वाले तो पी रहे हैं यार, है ना, सबको पता है, रियलिटी तो ज़मीनी हकीकत सबको पता होती है। तो ये बेसिकली टैक्सेस लगाए गए हैं इन पर, और बहुत हैवी टैक्सेशन लगाए गए इन प्रोडक्ट्स पे, ताकि इनके प्रोडक्शन को कम किया जा सके। और जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं उन पे टैक्स कम लगते हैं, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हो गई, उनमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स वगैरह यूज़ होती है, तो सरकार उन पर बहुत कम टैक्स लगाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, हमारी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में आती है। देन आता है हमारा इन्फ्लेशनरी गैप। क्या होता है? देखो, इन्फ्लेशनरी गैप मतलब बेसिकली जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप या फिर इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। ठीक है, जिस टाइम पर बेसिकली क्या होता है दैट मार्केट में जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा डिमांड होती है ना, उस हिसाब से उसकी सप्लाई नहीं होती है, जिसकी वजह से जो प्राइजेज़ है वो बढ़ते रहते हैं, एकदम पीक पर होते हैं अपने प्राइस। क्यों? क्योंकि सप्लाई है नहीं, तो जो बचा कुचा हमारे पास प्रोडक्शन होता है, जो दुकानों में सामान होता है, उसी को सेल करना होता है। तो जो सेलर्स होते हैं वो प्राइस बढ़ा देते हैं ताकि मार्केट में डिमांड कम हो, है ना। तो उसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। अब इसमें पूछ रखा है 3 ऐसे मेजर्स बताओ जिससे हम इस गैप को रिड्यूस कर सकते हैं, घटा सकते हैं। देखो, सबसे पहला आ गया इंक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको बढ़ा देना चाहिए। अब क्यों बढ़ा देना चाहिए? आप बोलोगे दीदी ये भी बता दो क्यों बढ़ा देना चाहिए, क्यों बढ़ाए हम लोग जब देश में इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन है। तो देखो, अगर हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे, यानी कि कमर्शियल बैंक अगर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रखेंगी, तो इससे क्या होगा, जो बोरोवर्स है वो डिस्करेज होंगे, वो लोन लेना अवॉइड करेंगे। अगर वो लेना अवॉइड करेंगे तो वो फर्दर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अगर वो फर्दर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो फर्दर पैसा नहीं कमा पाएंगे, है ना। अगर वो फर्दर पैसा नहीं कमा पाएंगे तो उनकी परचेजिंग पावर कंट्रोल हो पाएगी। और इन्फ्लेशन की सिचुएशन में यही तो करना है, दैट लोगों की परचेजिंग पावर रिड्यूस करनी है ताकि लोग डिमांड कम करें। क्योंकि अगर परचेजिंग पावर लोगों की और बढ़ाएंगे तो मार्केट में डिमांड और बढ़ेगी। तो सबसे पहले क्या करना है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको बढ़ा देना है, ताकि हम लोग बोरोवर्स को डिसएनकरेज कर सके दैट तुम यार सामान मत खरीदो, तुम मतलब सामान नहीं, तुम लोग अभी लोन मत लो क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई है। तो ये सबसे पहला हमारा इंस्ट्रूमेंट हो गया, हमारा मीजर हो गया बेसिकली कंट्रोल करने का। दूसरा, इंक्रीज टैक्सेशन, यानी कि यार टैक्स भारी भारी लगा दो लोगों पे, ताकि लोगों के पास जितना पैसा है ना वो सारा टैक्स की फॉर्म में सरकार के पास आ जाए एज अ रेवेन्यू। क्यों? क्योंकि इससे इस केस में क्या होता है, परचेजिंग पावर लोगों के पास ज़्यादा होती है। परचेजिंग पावर ज़्यादा है, इट मीन्स लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा है। अगर लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा है तो क्यों ना सरकार भारी भारी टैक्स लगा दे लोगों पे, टैक्स की अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ कर दे। क्यों इंक्रीज़ कर दे? ताकि लोगों की परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाए और एग्रीगेट डिमांड घट जाए। तीसरा पॉइंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर दे। अब आप कहोगे सब कुछ तो बढ़ाए जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्यों रिड्यूस कर रहे हैं हम लोग? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इसीलिए रिड्यूस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो करती इसी मोटो से है ना, दैट ज़्यादातर लोगों को बेनिफिट वो पहुंचा सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, इनकम इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस कर सके। लेकिन इन्फ्लेशन की सिचुएशन में उल्टा हो जाता है, गवर्नमेंट चाहती है कि लोग खर्चा ना करें यार। क्यों? क्योंकि अगर खर्चा करेगी तो डिमांड बढ़ती जाएगी, लेकिन हमें बढ़ानी नहीं घटानी है। इसीलिए वो उस टाइम पर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उन्हें रोक देती हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं उन्हें कुछ टाइम के लिए रोक दिया जाता है इस सिचुएशंस में। जो गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं, जो इनकम इंक्रीज करने वाले प्रोग्राम्स पॉलिसीज होते हैं, उनको कुछ टाइम के लिए कम कर दिया जाता है, और जो एडिशनल खर्चे होते हैं गवर्नमेंट को उसको भी रिड्यूस कर दिया जाता है, ताकि मार्केट में मनी फ्लो को डिक्रीज किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके।
चलो जी, अब इस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमने बढ़ाया ना, इसमें तुम कोई सा भी पॉइंट लिख सकते हो। जैसे तुम लिख सकते हो बैंक रेट को बढ़ा, मतलब बैंक रेट इंक्रीज़ कर देना चाहिए, रेपो रेट इंक्रीज़ कर देना चाहिए, कैश रिजर्व रेशियो ज़्यादा कर देना चाहिए आरबीआई को, ताकि कमर्शियल बैंक के पास पैसा ही ना रहे और लोग क्या हो, डीमोटिवेट हो, पैसा ही ना ले, लोन ही ना ले, जिससे हम इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को कंट्रोल कर पाए। ठीक है, तो ये पॉइंट होते हैं उसके। चलो, तो हमने ये सारे क्वेश्चंस भी निपटा लिया। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें हमें बेसिकली डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स का जो क्लासिफिकेशन है उसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट टैक्स पे आते हैं। देखो, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्सेस होते हैं बेसिकली जो टैक्स पेयर की इनकम और वेल्थ पे लगाए जाते हैं। ठीक है, अब जो ये डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ना, इनके बर्डन को आप शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। अब जो डायरेक्ट टैक्सेस है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर होते हैं, यानी कि अगर किसी टैक्स पेयर पे डायरेक्ट टैक्स लगाए और उसकी इनकम रेज हो रही है, यानी कि उसकी इनकम जो है वो बढ़ रही है, तो उसके इनकम के साथ साथ उसका टैक्स भी इंक्रीज होता जाएगा। इसका एग्जाम्पल हो गया इनकम टैक्स हो गया। ठीक है, और ये प्रोग्रेसिव इन नेचर होती है, ये ज़रूर याद रखना, क्योंकि असर्शन रीजनिंग में आता है दैट बताओ, मतलब वो बेसिकली एक स्टेटमेंट दे देंगे आपको और पूछेंगे दैट इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो अगर डायरेक्ट टैक्स में बोला गया है दैट वो प्रोग्रेसिव इन नेचर है, तो वो सही स्टेटमेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की। देखो, इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाए जाते हैं। अब इसके बर्डन को शिफ्ट किया जा सकता है, जैसे कि हम लोग जीएसटी पे करते हैं, ठीक है, वैट पे करते हैं, तो ये सारे टैक्सेस कहाँ लग रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज पे ही लगाए जाते हैं ना। तो इन टाइप के टैक्सेस को हम किस में गिनते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस में गिनते हैं। अब इसका नेचर भी जान लो। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो आपके रिग्रेसिव इन नेचर में होते हैं, यानी कि अगर आपकी इनकम भी बढ़ती है तो उसका अफेक्ट इस इनडायरेक्ट टैक्स पे नहीं पड़ता है, उसके आपकी इनकम से इनडायरेक्ट टैक्सेस पे बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यही इसका क्लासिफिकेशन और यही इसके डिफरेंसेस है। अब एग्जांपल में मैंने बता ही दिया, डायरेक्ट टैक्स में आप इसका इनकम टैक्स लिख सकते हो, इनडायरेक्ट में हमारा जीएसटी आ गया। ठीक है, तो ये इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। चलो जी, अब क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसमें पूछ रखा है दैट मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो आपका फंक्शन है मनी का, वो बताओ उसने बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा है। देखो, जब बार्टर सिस्टम था ना, तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी दैट हमें कोई सा भी सामान एक्सचेंज करने के लिए पहले किसी को ढूंढना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मैगी खानी है लेकिन मेरे पास ब्रेड का पैकेट है, तो सबसे पहले मुझे एक ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा जिसको मैगी मुझे देनी होगी और जो मुझसे ब्रेड ले लेगा। ठीक है, अब ऐसा इंसान ढूंढना बड़ा मुश्किल होता था यार, कहाँ से ढूंढूं मैं ऐसा कॉमन इंसान जिसके पास वही सामान हो जो मुझे लेना हो और उसको वही सामान लेना हो जो मेरे पास हो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो होती थी एक्सचेंज की। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व किसने करा, पैसे ने ये प्रॉब्लम सॉल्व करी। अब मुझे मैगी खानी है तो मैं पहले वो इंसान थोड़ी ढूंढूंगी जिसको ब्रेड लेनी है, मैं पैसे लूँगी, दुकान पे जाऊँगी और आराम से मैगी खरीद कर खा लूँगी, है ना। आजकल तो ज़ेप्टो और ब्लिंकिट है, 10 मिनट में घर पर भी मैगी आ जाएगी। सो ये सारे सॉल्यूशंस है। तो इन टाइप की प्रॉब्लम जो होती थी, जो एक्सचेंज के टाइम पे लोगों को बार्टर सिस्टम में फेस करनी पड़ती थी, उसको सॉल्व किसने किया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो कि मनी का एक फंक्शन है। तो मनी ने सबसे बड़े प्रॉब्लम को बार्टर सिस्टम के सॉल्व किया था। अब देखो, जब भी आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, दैट बताओ बार्टर सिस्टम में ये प्रॉब्लम थी तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज ने उसे कैसे रिजॉल्व करा, तो सबसे पहले तो एक बढ़िया सा एग्जाम्पल देना है टीचर को, है ना, दैट ये प्रॉब्लम है और इसका हमने ऐसे सॉल्यूशन दिया है। क्योंकि सीधा एक्सप्लेनेशन दोगे तो टीचर को जो आंसर है ना वो दमदार नहीं लगता है, मज़ा नहीं आता। तो सबसे पहले बढ़िया तरीके से एक एग्जाम्पल देना, एक प्रॉब्लम देना, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देना उनको। ठीक है, पूरे नंबर मिलेंगे देन। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। इसमें बोल रखा है दैट बताओ ये जो LRR है ये कैसे क्रेडिट क्रिएशन में हेल्प करता है उसको कंट्रोल करने में। देखो, LRR जो है ना बेसिकली एक ऐसा रेशियो होता है जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखती हैं और उसके अलावा बचा हुआ जो पैसा होता है वो लोन पर दे सकती हैं। अब इसका जो रिलेशन होता है मनी सप्लाई में वो इन्वर्स होता है, यानी कि अगर किसी कमर्शियल बैंक का LRR ज़्यादा है इट मीन्स वो लोन पर कम अमाउंट दे पाएंगी। कैसे, वो भी जान लो। देखो, LRR ना हम उस अमाउंट को बोलते हैं, फॉर एग्जांपल बैंक में किसी ने 10,000 का डिपॉजिट डलवाया है, ठीक है, अगर उस बैंक का LRR ज़्यादा है तो उस 10,000 में से अगर 8,000 उस बैंक ने अपने पास रख लिए, कमर्शियल बैंक रखेगा अपने पास, तो उसमें से 8,000 कमर्शियल बैंक ने अपने पास एज ए LRR रख लिया है। अब उसके पास सिर्फ 2,000 रुपये बचे हैं एज अ लोन किसी को देने के लिए।
ठीक है। तो अगर मेरा LRR ज़्यादा है तो मैं लोगों को कम पैसे लोन पर दे पाऊंगी, जिसकी वजह से मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब मुझे उतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। बट अगर मेरा LRR कम है, यानी कि जो रिजर्व्स कमर्शियल बैंक के पास होने चाहिए वो कम है, यानी कि 10,000 रुपये में से मैं सिर्फ 4,000 अपने पास रख सकती हूँ और बाकी का 6,000 लोन पर दे सकती हूँ, तो क्या किसके चांसेस है दैट मैं ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाऊंगी, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ले पाऊंगी। इसीलिए बोला जाता है दैट LRR जो है बेसिकली इनवर्स रिलेशनशिप में चलता है। तो इसके रोल को एक्सप्लेन कर देना। देखो, जब भी ऐसे रोल एक्सप्लेनेशन को क्वेश्चन आएंगे ना, लिखना कैसे वो जान लो। सबसे पहले LRR की डेफिनेशन देनी है, सुंदर सी 2 लाइन की एटलीस्ट डेफिनेशन दो एक पॉइंट में। फिर बताओ कि इसके बढ़ने से क्या इम्पैक्ट होगा और इसके घटने से क्या इम्पैक्ट होगा। एक ही साइड का मत लेके चलना। ये नहीं दैट LRR बढ़ेगा तो रेशियो मतलब बेसिकली बैंक लोन कम देंगी, वो एग्जाम्पल तो देना ही है, बट एज वेल एज ये भी तो बताओ दैट अगर LRR घटेगा तो बैंक का कैसे एडवांटेज है, बैंक के क्या बेनिफिट्स है, वो सारा आपको आंसर में लिखना है। और डोंट वरी, PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगी मैं आराम से। चलो जी, ये भी हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर। अब इसमें हमसे डिफरेंस पूछ रखा है दैट बताओ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्या है। देखो, सबसे पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं। देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार का वो खर्चा होता है जिसको करने के बाद ना तो सरकार पर कोई मतलब बेसिकली वो ना तो सरकार के ऊपर कोई कर्जा चढ़ता है और ना ही कोई एसेट बनती है। वो कैसे? अब देखो, बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ना वो डेली मरा के जो सरकार के एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं, उनको बताता है। अब जैसे सैलरीज है, अब जब सरकार सैलरी दे रही है तो सरकार ने कोई एसेट तो मतलब बेसिकली सरकार ने के ऊपर कोई लाइबिलिटी, कोई कर्जा तो नहीं चढ़ रहा है ना, तो इस केस में क्या है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ना, ये क्या होता है, ये रेगुलर इन नेचर होता है। क्या होता है? रेगुलर इन नेचर होता है। अब बात करते हैं हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर बिल्कुल इसका रिवर्स कर दो। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है सरकार का जिसमें वो या तो लाइबिलिटी क्रिएट करेगी या फिर कोई एसेट बना के देगी। जैसे कि बोरोइंग्स, हम जब किसी दूसरे कंट्री से या फिर RBI से बोरोइंग्स करते हैं तो एक तरीके से ये हमारे कर्जे को ही तो रिड्यूस करता है ना, हमारे ऊपर जो इतना कर्जा था उसको रिड्यूस करने का काम ही तो कर रहा है ना कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये जो है वो इरेगुलर इन नेचर होते हैं बिकॉज ऑब्वियसली कर्जा हम रोज रोज थोड़ी देते हैं, ये इरेगुलर इन नेचर होते हैं। तो ये दो मेन मतलब ये 3-4 इसके मेन डिफरेंसेस होते हैं, ये लिख के आना। अब टेबल में ना एक गलती मत करना, ये कॉमन मिस्टेक जो अक्सर टेबल में बच्चे करते हैं वो मैं बता देती हूँ। देखो, अगर आपको ये डिफरेंसेस वाले इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना तो आपको करना कैसा है वो जान लो। सबसे पहले तो ना आपने स्केल से प्रॉपर्ली टेबल बनानी है, ठीक है, नीट एंड क्लीन वे में। यहाँ पे आप लिखोगे दैट आप क्या बता रहे हो। अगर आप मीनिंग एक्सप्लेन कर रहे हो तो यहाँ पे प्रॉपर्ली मीनिंग लिखो दैट ये हमारा मीनिंग है। अगर आप नेचर बता रहे हो दैट कौन से एक्सपेंडिचर का कौन सा नेचर है तो लिखो दैट ये रेगुलर है, ये उसका नेचर है। देन अगर आप एग्जाम्पल्स दे रहे हो तो यहाँ एग्जाम्पल्स लिखो। अगर पेपर को नीट एंड क्लीन वे में जितना प्रेजेंट करोगे ना उतना अच्छा है। खिचड़ी बना के नहीं आनी होती पेपर में, तहलका मचा के आना है, नंबर से तहलका मचाएंगे लेकिन आंसर शीट एकदम नीट एंड क्लीन रखेंगे। उसमें कोई धमाके वाली राइटिंग नहीं करनी कि समझ ही ना आए टीचर को, वो बेवकूफ़ी नहीं करनी, ठीक है। तो ये हमारे वो वाले क्वेश्चंस खत्म हो गए। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट पे। अब इसमें बोल रखा है दैट बताओ जो ये मनी का फंक्शन है स्टोर ऑफ वैल्यू, ये कैसे इंपॉर्टेंट है, बेसिकली इसको एक्सप्लेन कर दो। देखो, पुराने टाइम में ना जब हम लोगों के पास पैसे नहीं हुआ करते थे, हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते थे, उस टाइम पे सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम ये हुआ करती थी दैट मैं सामान को स्टोर कैसे करूं। मैं लंबे टाइम तक कोई सामान स्टोर ही नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो गुड्स एंड सर्विसेज होती थी ना वो या तो उसको आप ले रहे हो और तुरंत ही ख़त्म कर दो, या फिर उसको आप हार्डली 1 और 2 वीक तक ही स्टोर कर पाते, उससे ज़्यादा उसको नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो जैसे कि अब मैंने गेहूं की खेती करी, ठीक है, अब गेहूं को तो चलो मैंने स्टोर भी कर लिया, बट कितने टाइम तक मैं स्टोर कर सकती हूँ? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक स्टोर नहीं कर सकती ना, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम हुआ करती थी। जैसे टमाटर है, किसी से मैंने सामान एक्सचेंज करके टमाटर ले लिए, तो टमाटर मैं कितने दिन ही अपने पास रख सकती हूँ? 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, कभी ना कभी तो वो सड़ेंगे ना। तो ऑब्वियसली जब वो सड़ेंगे तो वो वेस्ट हो जाएंगे, मैं उसको यूज़ ही नहीं कर पाऊंगी। तो इस टाइप की प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए सॉल्यूशन इसका हमने क्या किया, हमने मनी लॉन्च करा। क्यों? क्योंकि यार हम पैसे को स्टोर कर सकते हैं ना। अब जैसे 500 का नोट है, अगर मेरे पास आज की डेट में कोई 500 का नोट है तो वो 500 का नोट ऐसा थोड़ी है कि 1 साल बाद ख़राब हो जाएगा या फिर यूज़ नहीं होगा, उसको मैं 1 साल बाद भी यूज़ कर सकती हूँ, उसको मैं बैंक में एज अ सेविंग रख सकती हूँ। तो आज की डेट में मेरे पास मनी को स्टोर करने का ऑप्शन है,
बट पुराने टाइम में नहीं था। तो आपको अपने आंसर में प्रॉब्लम भी मेंशन करनी है, उसका सॉल्यूशन भी मेंशन करना है, एंड मॉडर्न टाइम में हम कैसे मनी को स्टोर कर रहे हैं उसके थ्रू भी आंसर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, पॉइंट्स में चीज़ें लिखोगे, पूरे नंबर लेके जाओगे। मैं बार बार बोल रही हूँ, कथाएं नहीं बनानी, कहानियाँ पढ़ने में किसी को दिलचस्पी नहीं होती। चलो जी, अब इस पे आते हैं। अब इसमें बोल रखा है दैट फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स के डिफरेंस बताओ। देख रहे हो डिफरेंसेस कितने सारे आ रहे हैं, क्योंकि डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ज़रूर आएंगे। चलो सबसे पहले फाइनल गुड की बात कर लेते हैं। देखो नाम से ही लग रहा है, बेसिकली फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, जो कंज्यूम डायरेक्टली हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं कोई मिठाई लेके आई हूँ मिठाई की दुकान से। ठीक है, तो मैंने रसगुल्ले लेके आई, मैंने रसगुल्ले डायरेक्टली खा लिए, तो वो क्या हो गया मेरे लिए, वो फाइनल गुड हो गया। अब उस रसगुल्ले को बनाने में जितने भी सामान यूज़ हुए हैं वो सारे इंटरमीडिएट गुड हैं। ठीक है, चाहे उसकी चाशनी हो, चाहे उसमें मैदा यूज़ हुआ हो, ठीक है, वो सारा क्या है, उसका इंटरमीडिएट गुड है। अब जो फाइनल गुड्स है ना, वो बेसिकली जो आपकी फाइनल स्टेज होती है उसको क्रॉस कर देता है, यानी कि जो आपकी सेलिंग मतलब बेसिकली फाइनल बाउंड्रीज को क्रॉस कर देता है। आप उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हो कंजप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइनल गुड्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। अब जो आपका इंटरमीडिएट गुड्स है वो बेसिकली क्या होता है, आप उसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप इंटरमीडिएट गुड्स को या तो फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करोगे, ठीक है, उसको आप डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो इंटरमीडिएट गुड्स है, यानी कि जो भी फाइनल प्रोडक्ट आपका बन रहा है उसमें से वो उसको ऐड करने के बाद जो गुड बन रहा है वो इंटरमीडिएट गुड कहलाता है। अब जैसे मैंने मिठाई की बात करी, ठीक है, जलेबी की बात करते हैं, तो जलेबी में जोन से प्रोडक्ट यूज़ होंगे ना, वो बेसिकली इंटरमीडिएट गुड होंगे। क्यों? क्योंकि वो जलेबी को प्रिपेयर करने के लिए वो सारे सामान उसमें यूज़ हुए हैं, उसने प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस नहीं करी होगी। तो इस चीज़ का डिफरेंस आपको याद रखना है। नेशनल इनकम में बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और इनफैक्ट आपके जो अलग अलग मेथड्स हैं न्यूमेरिकल्स, उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसकी कैलकुलेशन में। तो ये सारी चीज़ें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब फाइनल गुड्स में मैंने जैसे मिल्क का पैकेट जो है, अगर मैं मिल्क का पैकेट लेके आई हूँ, मैंने उस मिल्क के पैकेट को डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया, तो एज अ कंज्यूमर मेरे लिए वो मिल्क का पैकेट क्या हो गया, मेरा फाइनल प्रोडक्ट हो गया। बट मान लो कोई हलवाई है, उसने 10-12 किलो दूध मंगवाया है, उसके यहाँ दूध जा रहा है, तो इट मीन्स वो क्या कर रहा है, वो मिठाइयों को बनाने में उस मिल्क को यूज़ कर रहा है ना। तो अगर कोई मिल्क फर्म के द्वारा यूज़ की जा रही है, फर्म उसका यूज़ कर रही है, तो इट मीन्स वो मिल्क का पैकेट उन फर्म के लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड है। क्यों? क्योंकि वो फाइनल गुड बनाने के लिए उस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है उनके लिए। बट एज अ कंज्यूमर अगर मैं उस मिल्क को डायरेक्टली कंज्यूम करती हूँ तो वो क्या हो जाएगा, फाइनल गुड हो जाएगा। ये डिफरेंस होता है और यही लिख के आना एग्जाम में। चलो जी, ये हमने डिफरेंसेस भी डिस्कस कर लिए। अब आते हैं हम हमारे 20th क्वेश्चन पे, जो कि है मोनोपोली ऑफ इशूइंग करेंसी। अब देखो इसमें ना सेंट्रल बैंक के बारे में बेसिकली बता रहे हैं दैट आरबीआई के पास, हम सभी को पता है दैट सिर्फ और सिर्फ हमारी कंट्री में नोट्स को प्रिंट कौन कर सकता है, आरबीआई कर सकता है। हमारे कंट्री में जितने भी नोट्स हैं उस पर साइन किसके होते हैं, गवर्नर के होते हैं। ठीक है, बेसिकली गवर्नर के साइन होते हैं। अब लेकिन इसमें एक्सेप्टेंस आती है, मतलब बेसिकली इसमें एक एक्सेप्शन आती है। वो एक्सेप्शन क्या है, दैट जो आपके 1 रुपी नोट होते हैं, अब बहुत सारे बच्चों को तो लग रहा होगा 1 रुपी नोट भी होते हैं, जिन्होंने आज ही सिलेबस खोल के देखा है, मतलब कुछ दिनों पहले सिलेबस खोला है, उनके लिए बता रही हूँ। जो 1 रुपी नोट होते हैं या फिर जो कॉइन्स होते हैं वो आरबीआई नहीं छापता। एसर्शन रीजनिंग में पूछ लेते हैं बच्चे, पहले ही गलत कर देते हैं। उनको कॉन्फिडेंट होता है ना कि सारे नोट्स तो आरबीआई छापता है, ये भी आरबीआई करता होगा। ये आरबीआई नहीं करता। जो आपके 1 रुपी नोट होते हैं और जो कॉइन्स होते हैं उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिंट करता है। कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिंट करते हैं, और इस पर बेसिकली फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है। ठीक है, इन दोनों की बात कर रही हूँ मैं सिर्फ। 1 रुपी नोट जो होता है उस पर वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिंट करते हैं और उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं बेसिकली। ठीक है, इसके अलावा जितने भी आपके नोट है, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500, वो सारे नोट पर गवर्नर के साइन होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आरबीआई प्रिंट कर रहा है। तो बेसिकली इसमें आपको बताना है दैट ये जो मोनोपोली है प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, इसमें आरबीआई नोट्स कौन कौन से प्रिंट कर सकती है, कैसे फंक्शन करती है। ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे नोट्स प्रिंट कर दिया आरबीआई ने। तो इसमें बेसिकली उन सारे फंक्शंस के बारे में आपको पॉइंट में लिखना है। मैं बार बार बोल रही हूँ दैट 1 रुपी नोट में कंफ्यूज मत होना। 1 रुपी नोट और जो कॉइन्स है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिंट करता है,
और उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। उसके अलावा जितने भी नोट है इंडिया में उन सब पर गवर्नर के साइन होंगे और उसको प्रिंट करने वाला कौन होता है? आरबीआई। सेंट्रल बैंक के अलावा कोई और कमर्शियल बैंक कभी भी, कन्वर्शियल बैंक या फिर गवर्नमेंट, नोट्स प्रिंट नहीं कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं। असर्शन रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइंड में रखना।